वैन ड्राइवर ने इस बार हॉर्न पर हाथ रखा तो गोया उठाना ही भूल गया। हॉर्न के तेज और गश्त आवाज़ पर आसपास के कई घरों के मकीन झंझला उठे, लेकिन जिस घर के बच्चों को लेने के लिए वैन आ खड़ी हुई थी, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। बस अब और नहीं। ड्राइवर इस सूरत हाल पर झंझला कर बड़बड़ाया, 1 मिनट अंकल, मैं उतर कर बेल बजाता हूँ। आज तो हमारा पेपर है, अजलान आज छुट्टी नहीं कर सकता। इससे कबल के ड्राइवर गुस्से में आकर वैन आगे बढ़ाता, इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठे 11 साल बच्चे ने इससे दरखास्त की, अच्छा जल्दी करो, अभी मुझे और भी बच्चों को लेना है। वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचे तो वालिदैन और मैनेजमेंट दोनों से मुझे ही बातें सुनना पड़ेगी। ड्राइवर ने बादल नहास्ता इसे इजाज़त दे दी। इसे रोज़ाना ही सुबह के वक्त इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता था। ख़ुसूसन सर्दी के मौसम में अक्सर बच्चे घरों से बरामद होने में देर कर देते थे। इसे बार बार हार्न बजाकर बावर कराना पड़ता कि देर हो रही है। आज ये सूरत हाल अजलान और आवान के घर के सामने पेश आई थी। ज़्यादा झंझलाहट यूँ हो रही थी कि अंदर से सिरे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया जा रहा था। वो चेहरे पर हल्का सा तनाव लिए उतरने वाले बच्चे को घर के गेट की तरफ जाते देख रहा था कि मोटरसाइकिल का हॉर्न बजने पर रुख सामने की तरफ देखा। सामने से आने वाले मोटरसाइकिल सवार को पहचानने में एक लम्हा ही लगा। वो अजलान और आबान का बाप शम्स था, जो यकीन नाइट शिफ्ट की ड्यूटी भुगतता हुआ वापस घर आ रहा था। ड्राइवर का कभी कभी इससे इस वक्त आमना सामना हो जाता जब वो एक दूसरे से अलग कर लेते थे। क्या हुआ नासिर, क्या बच्चे अभी तक बाहर नहीं आए? शम्स ने मोटरसाइकिल वैन के करीब लाकर रोकी और हैरत से दरियाफ्त किया। इसी असना में वैन से उतरने वाला बच्चा कई बार इतला की घंटी बजा चुका था। अब इसे बाहर की तरफ आते कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इतनी देर से हार्न पर हार्न दे रहा हूँ, लेकिन अंदर से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। ड्राइवर वैन ने शिकायती लहजे में जवाब दिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने घर की तरफ देखा। 12 साल अजलान शब ख्वाबी के लिबास में नींद भरी आंखों के साथ हैरान परेशान खड़ा था। लगता है आज आपकी बेगम की आंख नहीं खुली, आप अब खुद ही बच्चों को ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं चलता हूँ। ड्राइवर ने उतरने वाले बच्चे को वापस वैन में बैठने का इशारा किया और गाड़ी को आगे ले गया। क्या बात है बेटा, आपकी मम्मा नहीं उठी क्या? बाइक को स्टैंड पर खड़ा करके शम्स ने गेट की तरफ देखते हुए अपने पड़ोसी को देखा। वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए रवाना हो रहा था और इसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो इसी सूरत हाल से लुत्फानंदोज़ हो रहा है। शम्स और वो हम उम्र ही थे और शुरू में इस मोहल्ले में आबाद थे, लेकिन इनके माबैन कभी बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। इसमें कुछ हाथ शम्स के अब्बा का भी था, जो मोहल्ले भर में एक खड़ूस आदमी के तौर पर जाने जाते थे। वो जब तक जिंदा रहे मोहल्ले के किसी बच्चे की मजाल नहीं कि इनके घर के सामने खेलने कूदने या शोर शराबा करने की जरूरत कर सके। शम्स को भी इन्होंने बहुत खींच कर रखा था। इसे मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने कूदने या आज़ादाना मेल जोल रखने की इजाज़त नहीं थी। FSC के इम्तिहानात के बाद शम्स की वालिदा की वफात हुई तो ये सख्ती कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई। खातून हाना की वफात के बाद घरेलू जिम्मेदारियां भी बाप बेटे के सर पर पड़ी तो मसरूफियात भी बढ़ गई। अब्बा का ज़्यादातर वक्त ऑफिस में गुजरता, इसलिए कामों का ज़्यादातर बोझ शम्स पर ही होता। अब्बा घर आते ही इसके हाथों से बनी चाय नोश करते, फिर गमनाक निगाहों से पूरे घर का जायज़ा लेते। इन्हें ये बात कतई तौर पर गवारा नहीं थी कि इनकी अजीज़ शरीक हयात का बहुत मोहब्बत और मेहनत से सजाया हुआ घर इनके जाने के बाद किसी किस्म की बेतरतीबी या गंदगी का शिकार हो। इसलिए शम्स को फर्नीचर पर रह जाने वाली मामूली सी धूल, बेजगह रखे गुलदान तक का हिसाब देना पड़ता और वो बेबाऊ की सुनना पड़ती कि कानों की लोएं सुर्ख हो जाती। इसे अब्बा की तरफ से इतनी बार नाअहली का ताना दिया गया था कि कुल मिलाकर मुल्क के सारे सियासतदानों को भी इतना ताना ना दिया गया होगा। इसने अपनी जवानी का बेशतर हिस्सा अब्बा को खुश रखने के चक्कर में गुजारा और इसी चक्कर में अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सका। अब्बा की इतनी डिक्टेटरशिप का अगर इससे कोई फ़ायदा हुआ था तो वही सिर्फ ये था कि इसके ग्रेड्स हमेशा बहुत अच्छे आते थे। वो नुमाया कामयाबी से अपनी डिग्री मुकम्मल करके अच्छी मुलाजमत हासिल करने में कामयाब रहा था। मुलाजमत मिलते ही अब्बा ने दोस्त की बेटी अफशीन से इसकी शादी कर दी। वो इसके बेटे अजलान की पैदाइश के 1.5 साल बाद इस दुनिया से रुखसत हुए और पूरी तरह मुतमईन थे कि उन्होंने अपने बेटे को इस लायक बना दिया है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। ये और बात थी कि शम्स इसकी बीवी अफशीन को भी इस बात से मुत्तफिक नहीं पाया जा सका था। स्कूल का क्या होगा पापा, मेरे और आबान के पेपर हो रहे हैं। अगर हम स्कूल नहीं पहुंचे तो हमारी गैर हाजिरी लगने की वजह से हमें इम्तिहान में फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपको हमारे स्कूल के असूल का तो पता है ना, गैर हाजिर होने वाले बच्चों का बाद में पेपर नहीं लिया जाता। अजलान का ध्यान छोड़कर चली जाने वाली वैन स्कूल में अटका हुआ था, इसलिए इसके सवाल का जवाब देने की बजाय अपनी परेशानी का इजहार करने लगा। ऐसा करो बेटा, आप जाकर जल्दी से आबान को जुगाओ और दोनों भाई स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं आप दोनों को स्कूल ड्रॉप कर दूंगा। शम्स ने इसे हिदायत दी और खुद गुस्से से भरा हुआ अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। रात मुलाजमत पर जाने से कबल इसकी अफशीन से अच्छी खासी झड़प हुई थी और अफशीन ने गुस्से में आकर इससे कहा था, सिर्फ कमा कर ला देने से मर्द के फ़राइज़ पूरे नहीं होते। अगर आप कमा कर ला कर देते हैं तो कोई ये एहसान नहीं है। मैं भी इस घर को घर बनाए रखने के दिन रात एक करती हूँ।
अगर मैं एक दिन भी अपने हिस्से के फ़राइज़ अदा ना करूँ तो आपको लग पता जाए। शम्स के ख्याल में अपनी बात को सच साबित करने के लिए अफशी ने जानबूझकर ये आज हरकत की थी और सुबह इसे जहनी कुफत में मुबतला करने की कोशिश की थी। अफशी को इसकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर बेबाऊ की सुनाने का मुसम्मम इरादा लिए इसने एक झटके से हाबका का दरवाज़ा खोला, लेकिन फिर अपना ही मुंह खुला का खुला रह गया। हाबका का मंजर अजीब था। अलमारी के पट खुले हुए थे और जेवरात के डब्बे खाली थे और कपड़े नीचे गिरे हुए थे। खुले पट से खाली सेफ भी साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा ख्वास पाहता कर देने वाला मंजर दूसरा था। अफशी बिस्तर पर बरहना हालत में गैर फितरी से अंदाज में पड़ी हुई थी और इसकी नीम आंखें बेजान दिखाई दे रही थी। वो बेक वक्त दहशत और बौखलाहट का शिकार इसकी तरफ लपका तो बिस्तर के करीब पड़े कंबल में पैर उलझने से गिर पड़ा। इसी वक्त अजलान ने इसे पुकारा, पापा आबान को आकर देख लें। ये मेरे उठाने पर उठ भी नहीं रहा। आकर इससे समझाएं कि अगर हम स्कूल लेट पहुंचे तो मैम पनिश करेंगी। वो यहाँ गुजरने वाली क़यामत से बेखबर इससे मदद का ख्वास्तकार था। शम्स तेजी से खुद को संभाल कर खड़ा हुआ और नीचे गिरा हुआ कंबल उठाकर कांपते हाथों से अफशी के बरहना वजूद पर डाला। करीब से जायजा लेने पर इसे अंदाजा हो गया कि अफशी के वजूद में जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं। अब वो महज एक लाश थी। इस लाश के सरहाने खड़ा वो तय नहीं कर पा रहा था कि इसका अगला कदम क्या होना चाहिए। मामा आप कहाँ हैं? प्लीज़ आप ही आकर आबान को देखें। ये डीट आपके उठाए बगैर बिस्तर नहीं छोड़ेगा। अपनी पहली पुकार का जवाब ना पाकर अजलान माँ को पुकारता हुआ इसी की तरफ चलाया और फिर कंबल में रोपोश अफशी के वजूद को देखकर ठड़क कर रह गया। क्या बात है पापा? क्या मामा भी अभी तक नहीं उठी? तुम्हारी मामा ठीक नहीं है बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ और जाकर आबान को देखो, मैं अभी आता हूँ। इसने अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश करते हुए अजलान से कहा और इसके पलटते ही हाबगा का दरवाज़ा बंद कर लिया। वो नहीं चाहता था कि अजलान कमरे की बेतरतीबी को नोटिस करे और ये मंजर हमेशा के लिए एक बुरी याद के तौर पर इसके जहन में नक्श हो जाए। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। बंद दरवाजे से अपनी पुश्त टिकाकर सहारा लेते हुए खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया। वो फौरी तौर पर चंद फैसले करते हुए हरकत में आ गया। पुलिस के आने से पहले इसे कुछ अहम काम करने थे। पहला काम अंजाम देने में इसे कुछ वक्त और मेहनत सर्फ करना पड़ी। किसी न किसी तौर पर इसे अंजाम दे ही डाला और बाहर निकलकर ख्वाबगाह का दरवाज़ा एहतियात से लॉक किया। इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि अच्छी खासी सर्दी के बावजूद इस वक्त इसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और चेहरे पर वहशत का राज था। रेडी हो गए तुम लोग? लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए इसने बच्चों के कमरे में जाकर पूछा। वो नहीं चाहता था कि पुलिस घर आए तो बच्चे घर में मौजूद हो। ये ठीक था कि वो इन्हें माँ के मौत के सदमे से नहीं बचा सकता था, लेकिन जिन जिन चीज़ों से बचा कर रख सकता था इसलिए कोशिश कर रहा था। रेडी तो हो गई, लेकिन ब्रेकफास्ट कहाँ है? अबान जो तीसरी जमात में पढ़ता था और घर का छोटा बच्चा होने की वजह से ज़्यादा लाड उठवाने का आदी था, मुँह बसोर कर बोला, ब्रेकफास्ट तो आज आपकी मामा बना ही नहीं सकी। मैं ऐसा करता हूँ आपको दूध दे देता हूँ, वो पीकर स्कूल चले जाओ। शम्स ने इसे बहलाने की कोशिश की, मगर मुझे बॉयल एग और टोस्ट भी खाने हैं। मैं रोज़ाना ब्रेकफास्ट में यही खाता हूँ। मामा की तबीयत ठीक नहीं है अबान और हम स्कूल से लेट हो भी रहे हैं। तुम पापा को तंग नहीं करो और दूध पीकर स्कूल चले जाओ। इसे जिद करता देखकर अजलान इसे समझाने लगा तो शम्स का काम थोड़ा आसान हो गया। वो जल्दी से बच्चों के लिए गिलासों में दूध डालकर लाया और बच्चों को पीने के लिए दे दिया। मेरे लंच बॉक्स दूध पीकर अयान को दूसरा मसला याद आया। ये पैसे रख लो, आज कैंटीन से कुछ लेकर लंच कर लेना। इसने दोनों बेटों को सुर्ख नोट थमाए तो वो खुश हो गए। अफशी इस बात के सख्त खिलाफ थी कि बच्चे स्कूल की कैंटीन से गैर सेहतबख्श चीज़ें खरीद कर खाएं और बीमार पड़े, इसलिए इन्हें ऐसी अयाशी का मौका नहीं मिलता। खुशबाश बच्चों को स्कूल के लिए घर से निकलते देखकर शम्स का दिल ये सोच कर डूब रहा था कि जब बच्चे स्कूल से वापस घर आएंगे और अपनी माँ की मौत की खबर सुनेंगे तो इन पर क्या गुजरेगी। आपके बच्चे पूरे 15 मिनट लेट हैं। वो अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचा तो वहाँ डिसिप्लिन इंचार्ज ने इसे आड़े हाथों लेने के लिए तैयार खड़ी थी। सॉरी मैम, दरअसल घर में कुछ परेशानी हो गई थी तो बच्चे वक्त पर जाग कर तैयार ना हो सके। मैं ख्याल रखूंगा कि आइंदा ऐसा ना हो। इसने इंचार्ज से माजरत की। इंचार्ज ने एक नज़र इसकी परेशानी से सुर्ख आंखों को और बिखरे हुए बालों को देखा और गोया रहमदिली दिखाकर बोली, ओके मैं आपकी यकीन दहानी पर आज इन्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली दफ़ा ऐसा हुआ तो सजा के लिए तैयार रहिएगा। आखिरी अल्फाज इसने अजलान और आबान की तरफ देख कर अदा किए थे। ओके मैम, बहुत शुक्रिया। दोनों बच्चे इंचार्ज का शुक्रिया अदा करने लगे, लेकिन शम्स इतना मुंतशिर था कि वो ये भी नहीं कर पाया और गुमसुम सी कैफियत में स्कूल के खारजी रास्ते की तरफ बढ़ गया। इसकी इस हरकत पर इंचार्ज ने नापसंदीदगी के इजहार के लिए मुंह के जावियों को बिगाड़ा, लेकिन शम्स को इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। मुंतशिर जहन के साथ घर वापस जाते हुए वो अपने इलाके के थाने पर रुका। खुशकिस्मती से सुबह का वक्त होने के बावजूद ड्यूटी ऑफिसर मौजूद था। हाँ जी, क्या मसला है? जेब कट गई या मोबाइल छिन गया? कुर्सी पर खूब फैल कर बैठे ड्यूटी अफसर ने एक स्टाइल से सिगरेट का कश लेते हुए बेनियाजी सवाल किया। मेरी बीवी कत्ल हो गई है और शायद घर में डकैती की वारदात भी हुई है। इसके जवाब ने अफसर की सारी बेनियाजी को ख़त्म कर दिया और एक झटके से सीधा होकर बैठते हुए तेज़ लहजे में बोला, ये शायद क्या होता है? तेरे घर वारदात हुई है और तू अंदाजों पर बात कर रहा है। बीवी को कहीं तूने खुद तो नहीं कत्ल किया? जो इसका कत्ल होना कन्फर्म है और डाके में शक
बीवी की लाश अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ, इसलिए इसका मरना कंफर्म है। टाके का शक बिखरे हुए सामान को देखकर हुआ है, लेकिन मैंने तस्दीक करने की कोशिश नहीं की कि नकदी और जेवरात मौजूद हैं या नहीं। इसने हाथों को आपस में मसलते हुए कंफ्यूज अंदाज में पुलिस अफसर को जवाब दिया। क्या वारदात के वक्त तुम खुद घर पर मौजूद नहीं थे? इसने जांचती नजरों से शम्स का जायजा लिया। जी नहीं, मेरी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी थी। सुबह घर पहुंचा हूँ तो वारदात की खबर हुई है। शम्स की आंखों में उसे पहली बार हल्की सी नमी दिखाई दी। वो इन अफराद में से था जो अपने जज्बात के इजहार पर कादिर नहीं होते। सो इस वक्त भी शदीद जज्बाती बहरान से गुजरने के बावजूद इजहार ना होने के बराबर था। वाक़े की पूरी तफसील सुनाओ, अफसर ने इसे हुक्म दिया और साथ ही अपने एक मातहत को आवाज़ लगाकर शम्स के घर जाने के लिए पुलिस पार्टी तैयार करने का कहा। शम्स बुझे हुए लहजे में इसे वो सब बताने लगा जो अब तक इसने देखा था। दरमियान में ड्यूटी अफसर के सवालों का जवाब देने का सिलसिला भी जारी रहा। तुम्हारा कहना है कि जेवरात के डब्बे हाल ही सेफ से बाहर अलमारी के पास गिरे हुए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि डाकू तुम्हारे घर से जेवरात लेकर गए हैं। अफशीन की यह आदत थी कि जेवरात और नकदी सेफ की बजाय मुख्तलिफ मकामात पर इधर उधर छुपा कर रखती। सेफ में सिर्फ जेवरात के खाली डब्बे और रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए मामूली नकदी हुआ करती। इसलिए मैं अभी आपको कंफर्म नहीं कर सकता कि इस वारदात में मेरे घर से क्या कुछ गायब है। ओके, तो फिर चलो वहीं चलकर देखते हैं। टीम तैयार हो चुकी थी, इसलिए पुलिस अफसर ने फैसला सुनाया। एक सिपाही के कान में सरगोशी करके इसे शम्स की मोटरसाइकिल पर इसके पीछे बिठा दिया। पुलिस वालों के जुलूस में जब वो अपने घर वापस पहुंचा तो इसका पड़ोसी रवानगी के लिए घर से बाहर निकल रहा था। शम्स को पुलिस वालों के साथ देखकर इसका मुंह हैरत से खुल गया और बाइक को किक लगाना भूलकर यूं इन लोगों की तरफ घूरने लगा जैसे इस तरह स्कैन करके अंदर की बात जान लेगा। तुमने मौका वारदात पर किसी शय को हाथ तो नहीं लगाया? जिस वक्त अंदर पहुंचकर शम्स हाफगाह का दरवाजा खोल रहा था, पुलिस अफसर ने इससे पूछा। इतनी देर साथ रहने के बाद शम्स जान चुका था कि इसका नाम इकबाल चांडियो है। चुनाचा सर को नफी में जुम्बश देते हुए आहिस्ता से बोला, जी नहीं, मैंने किसी शय को नहीं छुआ चांडियो साहब। लेकिन क्या? अफशी बेलिबास थी, इसलिए मैंने पुलिस को इतला देने से कबल इसे लिबास पहनाना जरूरी समझा। इसने झुकी झुकी नजरों से बताया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके तुमने हमारे काम में रुकावट डाली है। तुम्हारी इस हरकत से कई अहम शवाहिद ज़ाया हो गए होंगे। चांडियो ने नापसंदीदगी का इजहार किया। सॉरी सर, मगर मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि बेलिबासी की हालत में किसी की नज़र मेरी बीवी पर पड़े। इसने एक रवायती मर्द वाला जवाब दिया, जिसे सुनकर चांडियो ने वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली और इसे नज़रअंदाज करके अपने अमले को हदायत देने लगा। शम्स अपने शल होते आसाब के साथ लाउंज में एक सोफे पर टिक गया। वो देख सकता था कि बैरूनी दरवाजे पर पुलिस का एक सिपाही तैनात है, जिसकी मौजूदगी में इसका बाहर जाना और बाहर से किसी का अंदर आना मुमकिन नहीं था। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चुनांचे अपने थके हुए आसाब को आर्जी आराम देने के लिए अपने सोफे पर पुश्त टिकाकर आंखें बंद कर ली। आज खाने पर बहुत एहतमाम कर डाला तुमने। क्या आज कोई खास दिन है? खाने के बाद फ्रूट ट्रैफल से इंसाफ करते अब्बा के सवाल ने इसे लम्हा भर के लिए गड़बड़ा सा दिया कि कहीं उन्होंने इसके दिल की चोरी तो नहीं पकड़ ली। इसलिए जल्दी से वजाहती लहजे में बोला, नहीं अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं। बस रोज़ाना जल्दी जल्दी में ज़्यादा ढंग का खाना नहीं बना पाता, तो सोचा आज छुट्टी का फ़ायदा उठाकर कसर पूरी कर दी जाए। अरे मियाँ, ये सब मर्दों के बस के काम है ही नहीं। तुम्हारी अम्मी अकेली ही पूरे घर को इतनी अच्छी तरह मैनेज कर लेती थी, लेकिन देखो हम दोनों मिलकर भी इन जैसा नहीं कर पाते। इसीलिए तो कहते हैं कि जिसका काम इसी को साजे। जी ये तो आप ठीक कह रहे हैं। वो माँ को याद करके थोड़ा सा उदास हो गया। बस तो फिर ले आते हैं घर संभालने वाली को। अब्बा पुरजोश हो गए। जी, इसके ज़ुबान पर हैरत के मारे सिर्फ इतना निकल सका। वो जिस मौजू पर अब्बा से बात करने के लिए मैदान हमवार कर रहा था, वो मौजू अब्बा ने खुद ही छेड़। इतने हैरान क्यों हो रहे हो? माशाल्लाह से जवान हो, बसरे रोज़गार हो, सर पर किसी जिम्मेदारी का बोझ भी नहीं, तो बेहतर है अपना घर बसा लो। तुम्हारी दफ्तर से अगर किचन में मगजमारी करने से जान छूट जाएगी और मैं तुम्हारे तजर्बात की भीड़ चढ़ने से बच जाऊंगा। इसके लहजे की शोही बता रही थी कि वो बहुत पुरजोश है, वरना अमूमन वो संजीदा ही रहते थे। अगर ऐसी बात है तो फिर जैसा आपका हुक्म। इसने फर्माबरदारी दिखाई। बस तो कल ही जाता हूँ नवीद के घर तुम्हारी बात पक्की करने। अब्बा जी के अगले जुमले ने इसे बुरी तरह चौंका दिया। नवीद अंकल के घर क्यों? अरे इसकी मंजली बेटी है ना अफशी, इससे तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की करने में। सच बड़ी अच्छी और सुलझी हुई बच्ची है। इसी साल BSc किया है। शक्ल सूरत कद काट की भी अच्छी है। सबसे बड़ी बात, भाभी ने अपनी बेटियों की तरबियत ऐसी की है कि जिस माहौल में जाएंगी इसी में डलने की सलाहियत रखती हैं। मैंने नवीद से तो पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी इस बेटी को मैं अपने शम्स के लिए लूंगा। अब जबकि तुमने इजाज़त दे दी है तो कल ही जाकर बात को पक्की कर देता हूँ। बल्कि पूछ लेता हूँ कि कितने दिन बाद बारात लेकर तुम्हारे दर पर आऊँ। वो हथेली पर सरसों जमाने को तैयार बैठे थे। आपने फैसला कर लिया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा अब्बा जी, लेकिन मेरी राय ये है कि गैरों में रिश्ता जोड़ने की बजाय अपनों में कोशिश की जाए। गैर घर की लड़की जाने किस मिजाज की होगी, कोई अपनों में से हो तो लिहाज मुरव्वत से काम लेगी, मेरे साथ साथ आपका भी ख्याल रखेगी। शम्स में इतनी जरूरत तो नहीं थी कि सीधा साधा अपने दिल की बात कह पाता, इसलिए इशारों के नाइयों में अब्बा की तवज्जो तायाजाद सबरीना की तरफ मबजूल कराने की कोशिश की। ये क्या अपनों और गैरों की बहस ले बैठे मियाँ? नवीद मेरे लिए अपनों से बढ़कर है। बरसों की दोस्ती में इसने एक बार भी मुझे मायूस नहीं किया और हमेशा अपनों से बढ़कर साथ दिया। लेकिन अब्बा जी, इसने कुछ कहने की कोशिश की। चुप रहो भैया,
तुम्हें ज़िंदगी का मुझसे बढ़कर तजर्बा नहीं है। अब्बा ने इसे डपट कर खामोश करा दिया। तुम जिन अपनों की बात कर रहे हो ना, इनमें से एक मेरी बहन का घर है। इसकी लड़कियां जितनी आज़ाद हयाल और फैशनेबल हैं, हम उम्मीद ही नहीं कर सकते इनमें से कोई यहाँ आकर इस घर के कामकाज को संभाल लेगी और खुद को हमारे माहौल में एडजस्ट कर लेगी। फूफो की बेटियां तो वाकई हमारे मिजाज और माहौल से मुताबिकत नहीं रखती। इसने फ़ौरन अब्बा से इत्तफाक करना चाहा। ताया की बेटियां भी नहीं कर सकती, करना चाहें भी तो हमारी बाबी बेगम नहीं करने देंगी। बहुत ही फसादन औरत है। अम्मा की ज़िंदगी में ही शादी के महज 2 साल के अंदर भाईजान को लेकर अलग हो गई थी। ऐसी माँ की तरबियत याफ्ता बेटी को अपने घर लाने का मतलब है मैं पहले ही ईदी सेंटर में अपने लिए बुकिंग करा लूँ, क्योंकि मेरी अम्मा के तो चलो फिर भी 2 बेटे थे कि एक चला गया तो दूसरे ने साथ रहकर अपना बुढ़ापा कटा दिया, लेकिन मैं तो बिल्कुल बेसरो पा हो जाऊंगा। इसे महसूस हुआ कि इसके जाहो जलाल वाले अब्बा जी मुस्तकबिल के हदशात को लेकर खौफजदा थे। बेटियां माँ पर जाएं ये ज़रूरी नहीं होता अब्बा जी, कुछ असर खानदान का भी होता है और खून के रिश्ते की भी कशिश होती है। अब अपने सगे चचा जान को कौन सी भतीजी दरबदर कर सकती हैं, वही जिसकी तरबियत अच्छे हाथों में ना हुई हो। अब्बा ने इसके समझाने का असली बगैर खट से जवाब दिया। अब बगैर आजमाए इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अब्बा इसकी बात दरमियान में काट देकर बोले, देखो मियाँ, मैं पहले ही से नवीद को तुम्हारा रिश्ता दे चुका हूँ और ज़ुबान से फिर जाना शरफा का शेवा नहीं। तुम अफशी के मुकाबले में कोई हीरे मोती जुड़ी लड़की भी ले आओ तो भी मैं अफशी को ही अपनी बहू बनाऊंगा। ये मेरा आखिरी और हतमी फैसला है। अब्बा ने इसके लिए बात करने की गुंजाइश ही खत्म कर दी। वो खुद भी वैसे ही आमतौर पर खामोश रहता था, अब्बा के हुक्म पर बिल्कुल ही चुप हो गया। इसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि अब्बा को बता सकता कि मैंने भी सबरीना को ज़ुबान दी है, वो मुझे नहीं मिली तो मैं ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकूंगा। इसने अब्बा की आन पर अपनी ज़ुबान और मोहब्बत दोनों कुर्बान कर दी। सबरीना इसके फैसले पर बहुत तड़पी थी, बड़ा एहतजाज किया था, लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रख चुका था। वो जानता था कि अगर किसी तौर जिद करके अब्बा को राज़ी कर भी लिया तो वह सबरीना को इस घर में सुकून से बसने नहीं देंगे। इस बेसुकूनी का नतीजा एक न एक दिन यही निकलता कि थक हार कर सबरीना अलग घर का मुतालबा कर देती और अब्बा को कहने का मौका मिल जाता कि देखा, मैंने ना कहा था कि जैसी माँ वैसी बेटी। वो अपनी मोहब्बत को सबके सामने बुरा बताता। इससे बेहतर था एक फर्माबरदार बेटा बनकर बाप के लिए कुर्बानी दे देता। ये और बात थी कि इसकी कुर्बानी ने अफशी को सच्ची खुशी से महरूम कर दिया था। अफशी को हमेशा इससे शिकायत रही थी कि वो बहुत बोर कर देने वाली शख्सियत का मालिक है। रोमांस, दिलचस्प गुफ्तगू, हंसी मजाक, घूमना फिरना, इसे किसी भी शुगल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अफशी के इसरार पर वो किसी तकरीब या सैर तफरी के मौका पर शमूलियत इख्तियार कर भी लेता तो इसका रवैया लिबादियाना सा ही होता। इसे लोगों में घुलने मिलने और इनसे बेतकल्लुफ़ होने की आदत ही ना थी, बल्कि बाज़ औक़ात वो दूसरी तरफ की जाने वाली इस कोशिश का बुरा भी मान जाता। एक बार पिकनिक के मौका पर अफशी के एक कज़न ने इससे मजाक में कुछ कह दिया था तो इसने बाकी सारा वक्त मुंह फैलाकर गुजारा किया था। घर आकर अफशी ने इसे लाख समझाया कि इसका कज़न महज मजाक कर रहा था, लेकिन वो इसकी बात का कायल नहीं हुआ। इसका यही मौक़िफ़ रहा कि अफशी के कज़न ने इस पर तंज करके इसे 4 लोगों में बेइज्जत करने की कोशिश की थी। थक हार कर अफशी ने इसे समझाने की कोशिश तर्क कर दी। इसी वाक़े के बाद चंद एक मज़ीद वाक़यात ऐसे भी पेश आए जब शम्स ने आम सी हंसी मजाक की बात को दिल पर ले लिया था और अफशी को बावर करवा लिया था कि इसके ख़ानदान वाले इसका मजाक उड़ाते हैं। 2-4 बार के तजर्बे के बाद अफशी खुद भी मोहतात हो गई थी और अपने घर वालों को भी एहतियात बरतने की नसीहत की। इस एहतियात का नतीजा ये था कि अब किसी भी ख़ानदानी इज्तिमा के मौका पर सब शम्स से मुहतात होकर मिला करते। सलाम दुआ और मिजाज पुरसी से आगे कोई बात नहीं करता था, जिसके बाद शम्स को ये शिकायत हो गई कि इसे अफशी के रिश्तेदार नज़रअंदाज करते हैं और इसकी अपने ससुराल में वैसी इज्जत और अहमियत नहीं जैसे इसकी दूसरी बहनों के शोहरों की है। अफशी ने इसे समझाने की कोशिश की कि इसके पीछे इसका यही रवैया है, वो लोगों को अहमियत नहीं देता और इनसे बेतकल्लुफ़ नहीं होता, इसलिए भी लोग इससे दूर रहना मुनासिब समझते हैं। वो इसकी इन बातों से कायल होने की बजाय मजीद अकड़ गया और ये सूरत हाल थी कि ख़ानदानी इज्तिमा के मौका पर अफशी को या तो लेकर ही नहीं जाया जाता या इतने कम वक्त के लिए लेकर जाया जाता कि वो किसी से ढंग से बातचीत भी ना कर पाती कि वापसी का तबल बच जाता। अब्बा की ये बात बिल्कुल ठीक थी कि अफशी घर बनाने वाली और हर हाल में निभा करने वाली औरत थी। इसने शम्स के इतने पेचीदा मिजाज के बावजूद इसके साथ ज़िंदगी के 13 साल किसी बड़े लड़ाई झगड़े के बगैर निकाल दिए थे। अब्बा की भी जी जान से खिदमत की और वो इससे बहुत खुश दुनिया से गई। यकीन हकीकतन वो ऐसी औरत थी जिसे अपने प्रायसा भी पसंद करते थे और जिसकी मौजूदगी से खुशी देती है। शम्स दुनिया का वो वाहिद शख्स था जिसे अफशी के बावजूद कोशिश करने के खुश नहीं रख पाई थी। इसकी वजह यह थी कि वो इसके साथ खुश रहना ही नहीं चाहता था। वो अब्बा का इंतखाब थी और अब्बा के साथ की गई ज्यादती का बदला लाशऊरी तौर पर वो इससे लेता रहता था। आज उसकी ज़िंदगी में आने वाली वो नापसंदीदा औरत अचानक ही इसकी ज़िंदगी से निकल गई थी तो वो कुदरत के स्केल पर हैरान था। अफशी एक ऐसे वक्त में इसकी ज़िंदगी से निकली थी जब सबरीना अपनी 5 साल अज़वाजी नाकाम ज़िंदगी के बाद घर लौट कर वापस आ चुकी थी। वो अफशी की वजह से अब
इसकी अपनी ज़िंदगी में लौटने पर खुलकर खैर मकदम भी नहीं कर सका था, लेकिन शायद अब हर रुकावट दूर हो चुकी थी। किसका है ये तुमको इंतज़ार में होना? सोफे की पुश्त से साइटी का वो ख्यालों में बहुत दूर तक निकल गया जब ही मोबाइल पर सबरीना के लिए मखसूस रिंगटोन बजने लगी। इसने जल्दी से लाइन काटी, फिर सबरीना का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। ऐसे नाजुक हालात में सबरीना का मंजर पर ना आना ही बेहतर था।